गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स टुडे लेक्चर टी.एस. एलियट सम फैक्ट्स अबाउट एलियट। फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो टी.एस. एलियट के है और उनके बारे में है। कुछ फैक्ट हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। यस्टरडे बाय अथर्व सिंह चैनल का नाम है, उसको सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको टी.एस. एलियट की और अदर वीडियो हैं आपको इजी मिल जाएगी, तो आप उसको बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। और आज की वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आज की वीडियो आप देखेंगे तो पहले वाली जो वीडियो है आप उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल नेम टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस ईस्टर्न्स एलियट, इनका फुल नाम है। एंड उनका बर्थ है 26 सितंबर 1888 एट लोइस्ट मिसूरी यूएसए में। उनका जन्म लुइस मिसूरी यूएसए मतलब अमेरिका में हुआ था। ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 इन लंदन, buried इन द विलेज ऑफ ईस्ट कोकर द समरसेट। इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1965 को लंदन में हुई थी और इनको एक गांव के कोकर इन सेमेस्टर में इनको दफनाया गया था। और इनके पिता का नाम है हेनरी वॉर एलियट, ये एक बिजनेसमैन थे। और इनकी माता का नाम है कॉर्लेट ईस्टर्न्स, इनकी माता का नाम है और यह एक पोएट थी। आई होप फ्रेंड्स इनको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन इनका हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मॉडर्न कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इनका एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्न कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुआ था। और इनके हॉनर्स के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1984 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है, किसकी में, साहित्य में। और 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी इनको पुरस्कार मिलता है। आई होप फ्रेंड्स इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो पोएट के डेट ऑफ बर्थ होते हैं, उनकी जो डेथ होती है, उनके अवार्ड डेट होते हैं, उनके पेरेंट्स नेम होते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस तो आराम से ही फंस जाते हैं, क्योंकि टी.एस. एलियट ये जो है कि 20वीं सेंचुरी के मॉडर्न पोएट हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएट हैं और ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। तो इस वजह से इनके जितने भी फैक्ट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप उसको बहुत ध्यान दीजिएगा और नोट्स जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ। ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम बुक को पढ़ते हैं ना तो उतना हम कवर नहीं कर पाते हैं जितना हम उसको नोट्स बना के कर लेते हैं। तो बुक्स में जब हम बहुत लॉन्ग दिया रहता है तो उसको जब पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें उलझते ही जाते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स उसके शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि पढ़ने में बहुत इजी रहेगा और बोर भी नहीं होंगे और बहुत आसानी से आप पढ़ भी लेंगे। 1 लाइनर नोट्स बनाइए। उनका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी डेट क्या है, उनके अवार्ड्स की डेट क्या है, पेरेंट्स नेम क्या है, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी पोएम्स कब पब्लिश्ड हुई थी, उनकी नॉवेल्स कब पब्लिश हुई। तो ऐसे करके बनाएंगे तो इसी से क्या होगा कि आपको पढ़ने में बहुत आराम मिलेगा और बहुत अच्छे से आप कवर भी कर लेंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इनके ऑक्यूपेशन को देख लेते हैं। 20th सेंचुरी मॉडर्न एज, ये 20th सेंचुरी मॉडर्न एज के इंग्लिश पोएट माने जाते हैं। एथेइस्ट, प्ले राइट, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक। फिर 20th सेंचुरी की मॉडर्न एज इंग्लिश पोएट भी हैं, एथेइस्ट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक्स भी हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ए फेबल फॉर फिस्टर्स, इसको फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी
इनकी जो पहली पोएम है ए फेबल फॉर फेस्टर्स है, was school exercise and was published in Smith Academy record in February 1905। 1905 का जो इनका जो डे था फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा था, वो काफ़ी लॉन्ग था। इसमें इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। 1905 में इनकी पहली पोएम आई थी ए फेवर फॉर फिस्टर्स, और इसको इन्होंने स्कूल एक्सरसाइज एंड वाज पब्लिश्ड इन स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में इनको पब्लिश्ड किया था। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड्स में 1905 में कौन सी पोएम पब्लिश्ड हुई थी, तो ए फेबल फॉर फेस्टर्स हुई थी। वही फ्रेंड्स, अगर आप इसमें देखें तो आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इस जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवाया भी है, मैंने आपको उसका नोट्स भी बनवाया है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। Also published there is April 1905 was his oldest survived poem in manuscript in untitled lyric। ये जो इनकी पोएम थी ये भी अप्रैल 1905 में पब्लिश्ड हुई थी, और ये स्मिथ एकेडमी में इसको इन्होंने पब्लिश्ड किया था। और यह पोएम जो थी, यह पोएम अपने आप में बहुत बड़ी थी, और इसका जो लिरिक था, इसका जो अनटाइटल लिरिक था, लेटर बाद में इसको रिवाइव्ड एंड रिप्रिंटेड एज सॉन्ग, और बाद में इसको जो है इस पोएम को सॉन्ग में कर दिया गया। इन द हार्वर्ड एडवोकेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैगज़ाइन, और जो हार्वर्ड एडवोकेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट मैगज़ाइन में इसको सॉन्ग में इसको कर दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही आल्सो पब्लिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको थोड़े हाईलाइट में किया है, तो आप इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। हाईलाइट मीन्स कहने का क्या है कि इसको मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ही आल्सो पब्लिश्ड 3 शॉर्ट स्टोरीज इन 1905। 1905 में इनकी 3 स्टोरी आती है, और 3 स्टोरी को पब्लिश्ड करते हैं। बर्ड ऑफ प्रे, ए टेल ऑफ वेल एंड द मैन हु वाज किंग। 1905 में इनकी ये 3 स्टोरी आती है। फ्रेंड्स, इसको वन लाइनर आप बनाते चलिए, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी, उसके बाद आपका जो मन करे। फिर से एक बार देखेंगे फ्रेंड्स, ही आल्सो पब्लिश्ड 3 शॉर्ट स्टोरीज। 1905 में इनकी 3 स्टोरी आती है, बर्ड ऑफ प्रे, ए टेल ऑफ वॉल एंड द मैन ऑफ हु वाज किंग। यही 3 स्टोरी इनकी 1905 में आती है। आगे देखते हैं, इन 1905 he went Milton Academy to Massachusetts where he met Scofield Toyer who later published The Vast Land। 1905 में फिर ये मिल्टन एकेडमी इन मैसाचुसेट्स चले जाते हैं। 1905 में फिर ये चले जाते हैं, और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है स्कोफिल्ड थॉयर से, हु लेटर पब्लिश्ड वास्ट लैंड, और बाद में इसको ये वास्ट लैंड को पब्लिश्ड करते हैं। मीट स्कोफिल्ड थॉयर, इनकी मुलाकात कहाँ पे होती है फ्रेंड्स? 1905 में मिल्टन एकेडमी मैसाचुसेट्स में होती है। इसमें कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप जैसे भी इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 1899 he read Arthur Symons Symbolist Movement in Literature। he read, वह पढ़ते हैं, अर्थर साइमंस सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो साहित्य में सिम्बोलिस्ट मूवमेंट होता है अर्थर साइमंस का, वह उसको पढ़ते हैं। दिस इंट्रोड्यूस्ड हिम टू जूल्स लेफेर्ग्यू, आर्थर ड्राइमबॉन्ड एंड पर्ल वॉर्लेन। और उसके बाद इनका जो परिचय होता है, जूल्स लेफेर्ग्यू से होता है, आर्थर ड्राइमबॉन्ड एंड पर्ल वॉर्लेन से, फिर वहीं पे इनका परिचय भी होता है जब ये आर्थर साइमंस सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर की बुक को पढ़ते हैं।
1911 and 1914 में he returned to Harvard to study philosophy as a graduate student and began his doctoral thesis of knowledge and experience in philosophy of F.S. Bradley. ही रिटर्न, फिर वो वापस आ जाते हैं हार्वर्ड टू स्टडी फिलोसफी एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट। जब ये ग्रेजुएट फिलोसफी के ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टडी कर लेते हैं तो फिर ये हार्वर्ड वापस चले आते हैं और बिगेन हिज डॉक्टर थीसिस। जैसे कि मैंने उस वीडियो में ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थीसिस का मतलब होता है जो रिसर्च करते हैं तो उसमें उसको क्या है, थीसिस बोलते हैं। तो ऑन नॉलेज, उनको वो नॉलेज होता है और उसका वो एक्सपीरियंस लेते हैं फिलोसफी ऑफ एफ.एस. ब्रैडली का। 1914 he went to England on fellowship from Morton College, Oxford in 1940। फिर वो इंग्लैंड में चले जाते हैं मॉडर्न कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1914 में। ऑन 22 सितंबर 1940 ही मीट एजरा पाउंड। फिर 22 सितंबर 1914 में वह इजरा पाउंड से मिलते हैं। एजरा पाउंड फ्रेंड्स जो है ये बहुत बड़ा नाम है। ये पोएट हैं, ये कवि हैं, यह पोएट हैं, यह एक कवि हैं। आप इसको याद रखेंगे कि इजरा पाउंड से उनकी मुलाकात कब होती है, 22 सितंबर 1914 में। और जब ये इंग्लैंड जाते हैं मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में फॉलोशिप के लिए तो वहीं पे इनकी मुलाकात इजरा पाउंड से होती है। आगे देखते हैं। 26 जून 1915 he get married Vivian Hagwood an English girl and settle in England। फिर उसके बाद 26 जून 1915 में इनकी शादी विवियन हैगवुड के साथ हो जाती है जो एक इंग्लिश गर्ल थी। उसके बाद इलियट हिमसेल्फ टू हर मैरिज The brought no happiness to me, it brought state mind out which come to wasteland। ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब टी.एस. इलियट शादी कर लेते हैं तो शादी करने के बाद उनकी जो वाइफ होती हैं विवियन हैगवुड जो होती हैं तो उनके हेल्थ में काफ़ी इशू बना रहता है। उनका हेल्थ हमेशा डाउन रहता है और उनका हेल्थ सही नहीं रहता है। तो इलियट क्या जो रहते हैं वो शादी से खुश नहीं रहते हैं। वो कहते हैं मेरी शादी नहीं बर्बादी हुई है। तो वो क्या कहते हैं, इस कोटेशन को स्वयं के कहते हैं, इलियट हिमसेल्फ स्वयं में कहते हैं कि हर मैरिज ब्रॉट नो हैप्पीनेस। उनकी शादी जो हुई है उसमें कोई खुशी नहीं है, उसमें कोई सुखी नहीं है और कुछ भी। ही ब्रॉट स्टेट माइंड आउट विच कम वास्टलैंड। और फिर वो यही कहते हैं कि मानो कि जैसे बंजर भूमि होती है उसी को वह संबोधित करते हुए कहते हैं। और वास्ट लैंड लिखने का मेन मोटो उनका यही था। अपनी शादी को ही लेकर के वास्ट लैंड लिखने का उनका मेन मोटो था कि जैसे एक बंजर भूमि हो जाती है, जैसे कि उनका जीवन मानो वैसे ही हो जाता है। वो कहते हैं कि प्यार जो होता है वो तन से नहीं मन से होता है। तो यही सब बातें वो करते हैं और वो अपनी शादी से खुश नहीं रहते। ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। 1917-1919 1917-1919 में ही वर्कड एज असिस्टेंट एडिटर ऑफ एगोइस्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फ्रेंड्स, इसका नोट्स मैंने आपको बनवाया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ही वर्कड एट 1917 और 1919 के बीच का जो इनका समय होता है उनको असिस्टेंट एडिटर ऑफ एगोइस्ट का कार्य करते हैं। 1923 ही बिकम द एडिटर ऑफ क्राइटेरियन। वह जो है एडिटर ऑफ क्राइटेरियन बनते हैं 1923 में। 1925 he became the director of the new publishing firm Faber and Faber। वो 1925 में डायरेक्टर ऑफ न्यू पब्लिशिंग फॉर्म फेयर का 1925 में बनते हैं। 1927 में ही बिकम ए ब्रिटिश सिटीजन। वह ब्रिटिश सिटीजन
बनते हैं 1927 में। 1948 है, 1948 में ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। जैसा कि मैंने पहले ही आपको शॉर्ट में कह दिया था, बता दिया था, अब इसको डिटेल में आप देख लीजिए कि ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर contribution to present day poetry the some years he got। इनको जो है अपने उत्कृष्ट आगे रहने के लिए जो वो अपनी पोइट्री को प्रस्तुत करते हैं और जो उनमें वो उसका योगदान देते हैं, तो उनके कुछ ईयर्स में, जैसे कुछ साल में, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी अवार्ड मिलता है 1948 में। इतना याद रखेंगे कि उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उनको साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था और ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी उनको अवार्ड मिला था 1948 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा है, आप इसको ध्यान देंगे। 1947 में उनकी जो पहली वाइफ होती हैं विवियन हेगुट, उनकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाती हैं। फिर उसके बाद 1957 में वह दूसरी शादी कर लेते हैं। ऑन 10 जनवरी 1957 एट द एज ऑफ 68। 10 जनवरी 1957 में वह 68 साल के इलियट मैरिज इसम वेलेरिया फ्लेटचर हु वाज 30 एंड हिज सेक्रेटरी एट फेवर एंड फेबर। फिर उनकी जो दूसरी बीबी का नाम रहता है, उनकी दूसरी बीबी का नाम रहता है ये वेलेरिया फ्लेटचर, इनकी दूसरी वाइफ का नाम रहता है। इनको भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1957 में ये अपनी दूसरी शादी करते हैं और उनके फेवर एंड फेबर में वह सेक्रेटरी भी रहती हैं। इन 1964 ही वाज अवार्डेड द यूएस मॉडल ऑफ फ्रीडम। 1964 में फिर उनको अवार्ड दिया जाता है यूएस मॉडल ऑफ फ्रीडम में, फिर उनको फिर एक बार अवार्ड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो टीएस इलियट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उनके डेट से, उनके डेट ऑफ बर्थ के डेट थे, उनके जो डेट की उनकी जो डेट थी उसके हैं, और उनके प्राइज है उसके हैं। उनकी वाइफ का नाम क्या है, फादर्स नाम क्या है, दफनाया कब गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं कल। हम लोग वास्ट लैंड पे बात करेंगे, टीएस इलियट के वास्ट लैंड के जो इम्पोर्टेंट पोएम। वास्ट लैंड तो वैसे ही इम्पोर्टेंट पोएम है फ्रेंड्स, तो उसके जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।